रात के 2:30 थे जब मैंने पहली बार उस आवाज़ को सुना था। एक धीमी सी खुसर-पुसर, जैसे कोई पुराने कागज़ों को बहुत ही सब्र से पलट रहा हो। मैं अपने दादाजी के पुराने हवेली में अकेला था और ये आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी, उसी कमरे से जहाँ कोई पिछले 20 सालों से नहीं गया था। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी कि मुझे लगा जैसे पूरी हवेली में गूंज रही हो। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ सच में हुई है। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां मैं अपने दादाजी की संपत्ति का हिसाब किताब करने गया था। लेकिन जो कुछ मैंने वहां देखा और महसूस किया, वो आज भी मेरी रातों की नींद उड़ा देता है। सच कहूं तो इस कहानी को सुनाते वक्त भी मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। हवेली का नाम था चांदनी महल। एक भव्य इमारत जो कभी किसी जमींदार की शान हुआ करती थी। पत्थर की मोटी दीवारें, नक्काशीदार खंभे और छत पर बने गुंबद जो कभी सोने से चमकते थे। लेकिन अब ये सिर्फ टूटी दीवारों और धूल भरे कमरों का घर थी। जब मैं पहली बार वहां पहुंचा तो गांव के लोगों ने मुझे चेतावनी दी थी कि साहब, रात में वहां मत रुकिएगा, वो जगह साफ नहीं है। बूढ़े लोगों की आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो कुछ ऐसा जानते थे जो मैं नहीं जानता था। लेकिन मैं तो आधुनिक इंसान था यार, भूत प्रेत की बातों में यकीन नहीं करता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब और लॉजिकल थिंकिंग, यही था मेरा अप्रोच लाइफ के लिए। सोचा था कि 2-3 दिन में काम निपटा कर वापस दिल्ली चला जाऊंगा, पर क्या पता था कि यह हवेली मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। पहली रात बिल्कुल शांत भी थी। मैंने ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में अपना बिस्तर लगाया था। हवेली में बिजली नहीं थी, सिर्फ मोमबत्तियों और टॉर्च की रोशनी थी। रात के खाने के बाद मैं जल्दी सो गया था, क्योंकि दिल्ली से यहाँ तक का सफ़र और दिन भर की यात्रा से बुरी तरह थक गया था। सपने में भी मुझे कुछ अजीब नहीं लगा था। दूसरी रात से अजीब चीजें शुरू हुईं। रात के करीब 1 बजे मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में बहुत धीरे धीरे घूम रहा है। आंखें खोली तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे पुराने गुलाब और धूप मिली हो। ये महक कितनी तेज थी कि मेरा दम घुटने लगा था। मैंने सोचा शायद ये पुरानी हवेली की महक है जो सालों से बंद पड़ी है, और वापस सो गया। लेकिन नींद गहरी नहीं आई। तीसरी रात वो आवाज आई, ऊपर की मंजिल से। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई चूहा या बिल्ली होगी, लेकिन ये आवाज़ बहुत साफ थी, जैसे कोई किताबों के पन्ने बहुत प्यार से पलट रहा हो, धीरे धीरे, बहुत सब्र से। एक रिदम था उसमें, जैसे कोई बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहा हो। मैं उठा और टॉर्च लेकर ऊपर गया। सीढ़ियाँ पुरानी लकड़ी की थीं और हर कदम पर इतनी जोर से चरमराती थीं कि लगता था जैसे पूरी हवेली जाग जाएगी। दीवारों पर स्पाइडर वेब्स लटक रहे थे और मेरी टॉर्च की रोशनी में अजीब अजीब से साए नाच रहे थे। ऊपर पहुंचकर मैंने देखा कि वहां 3 कमरे थे। बीच वाले कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और उसी से आवाज आ रही थी। और फिर मैंने दरवाजे के बाहर से झांककर अंदर देखा और मेरे होश उड़ गए। दरवाजा धकेलकर अंदर गया तो मेरी सांस रुक गई। ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। फ्लोर से सीलिंग तक किताबों की अलमारियां थीं और बीच में एक बहुत भव्य कार्व्ड वुडन टेबल थी। मेज पर एक मोटी सी किताब खुली पड़ी थी। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि किताब के पन्ने बिल्कुल अपने आप हिल रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उन्हें बहुत प्यार से पलट रहा हो। लेकिन कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और हवा भी बिल्कुल नहीं थी। टेम्परेचर भी अचानक गिर गया था। मैं डर गया था, लेकिन जिज्ञासा भी बहुत थी। इंजीनियरिंग माइंड कह रहा था कि कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा। धीरे धीरे मेज के पास गया और किताब को देखा। ये उर्दू में बहुत खूबसूरत कैलीग्राफी में लिखी हुई थी और इसका नाम था महल की मलिका की दास्तान। पन्ने पुराने और पीले थे और उन पर सुनहरी स्याही से बहुत नाजुक लिखावट थी। हर लेटर इतना परफेक्ट था जैसे किसी आर्टिस्ट ने बनाया हो। अचानक किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें बहुत जल्दी जल्दी पलट रहा हो। हवा में एक वियर्ड हमिंग साउंड भी आने लगी। मैं घबरा गया और वहां से भागकर नीचे आ गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। अगली सुबह मैंने गांव के बुजुर्गों से इस हवेली के बारे में पूछा। तब मुझे पता चला कि यहाँ कभी एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम था रूप कुमारी। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि बहुत पढ़ी लिखी भी थी और किताबों से बेहद प्यार करती थी। उस जमाने में जब औरतों को पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था, वो चुपके चुपके अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करती थी। लेकिन उसकी शादी एक ऐसे राजा से हुई थी जो बहुत क्रूर और कंजर्वेटिव था।
राजा को लगता था कि रूप कुमारी का पढ़ना लिखना उसकी अथॉरिटी के अगेंस्ट है। उसने रानी को किताबें पढ़ने से सख्त मना कर दिया था। औरत का काम है घर संभालना, किताबें नहीं पढ़ना, वो कहता था। लेकिन रूप कुमारी एक बहुत स्ट्रांग विल्ड वुमेन थी। वो चुपके चुपके रात में अपने सीक्रेट लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ती रहती थीं। उसके लिए किताबें सिर्फ हॉबी नहीं थीं, बल्कि जीने की वजह थी। एक रात राजा ने उसे लाइब्रेरी में पकड़ लिया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने रूप कुमारी को उसी कमरे में बंद कर दिया और कहा कि जब तक वो किताबों से तौबा नहीं करेगी तब तक वहीं रहेगी। अगर तुझे किताबें इतनी प्यारी हैं, टोनी के साथ रहे। लेकिन रूप कुमारी ने बहुत बहादुरी से मना कर दिया। दिन बीतते गए और राजा ने उसे खाना पानी देना बंद कर दिया। पैलेस के सर्वेंट्स को भी ऑर्डर्स थे कि कोई रानी की मदद नहीं करेगा। आखिर में रूप कुमारी की उसी कमरे में भूख प्यास से मौत हो गई, अपनी प्यारी किताबों के बीच। उसकी लास्ट डायरी एंट्री में लिखा था, मैं मर रही हूं, लेकिन अपने सपनों को मारने से बेहतर है ये मौत। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उसी लाइब्रेरी में रहती है और रात में अपनी अधूरी किताबें पढ़ती रहती है। ये कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गांव के बुजुर्गों की आंखों में जो डर था, अब मैं उसे समझ रहा था, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। रैशनल माइंड अभी भी कहला था कि कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगा। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं फिर से उस कमरे में जाऊंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। रात के ठीक 12 बजे मैं फिर से ऊपर गया। इस बार मैंने अपने फोन में रिकॉर्डिंग भी चालू कर दी थी, ताकि बाद में प्रूफ हो। लाइब्रेरी में पहुंचकर मैंने देखा कि वही किताब फिर से खुली पड़ी थी, लेकिन इस बार कुछ और भी था जो मेरी सोल को हिला गया। मेज के पास एक धुंधली सी आकृति बैठी थी, एक औरत का साया जो बहुत कॉन्सेंट्रेशन से किताब पढ़ रही थी। उसके लंबे बाल लूज थे और वो एक सफेद साड़ी पहने हुए थी जो मूनलाइट की तरह चमक रही थी। जब मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो वो बहुत धीरे से मुड़ी और मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल साफ और पीसफुल था, जैसे चांद की रोशनी हो। उसकी आंखें बहुत दुखी थी, लेकिन उनमें गुस्सा या हेट्रेड नहीं था, बल्कि एक डीप सैडनेस थी, जैसे सेंचुरीज का दर्द उनमें छुपा हो। वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ उसके होंठ हिल रहे थे। अचानक वो उठी और बहुत ग्रेसफुली मेरी तरफ आने लगी। मैं डर गया था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था, जैसे मेरे पैर जमीन में धंस गए हों। जब वो मेरे बिल्कुल पास आई तो मुझे एक अजीब सी वार्मथ महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वो सिर्फ बहुत अकेली थी और शायद सेंचुरीज बाद किसी से बात करना चाहती थी। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, आप रूप कुमारी है ना? उसकी आंखों में एक स्पार्क आई और वो मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट इतनी ब्यूटीफुल थी कि मेरा डर बिल्कुल गायब हो गया। उसने सिर हिलाया और फिर वो वापस मेज के पास गई और किताब की तरफ बहुत प्यार से इशारा किया। मैं समझ गया कि वो चाहती है कि मैं उसकी कहानी पढूं। मैंने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। ये उसकी अपनी लिखी हुई डिटेल्ड डायरी की, जिसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी लिखी थी। उसके बचपन के सपने, उसकी शादी की खुशी जो जल्द ही दुख में बदल गई, उसके पति का क्रूएल्टी और उसका बुक्स के लिए अनकंडीशनल लव, सब कुछ उसमें था। हर पेज पर उसकी इमोशन साफ दिख रही थी। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया वैसे वैसे मुझे लगा कि कमरे में एक पीसफुल एनर्जी आ रही है। रूप कुमारी की आत्मा धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर सैटिस्फैक्शन था, जैसे वो बहुत खुश हो रही हो कि आखिर किसी ने उसकी कंप्लीट स्टोरी सुनी है, उसके स्ट्रगल को समझा है। जब मैंने आखिरी पन्ना पढ़ा, जहां उसने अपनी मौत से पहले लिखा था कि मैं जा रही हूं, लेकिन मेरी किताबें यहीं रहेंगी, शायद कोई और आए जो मेरी कहानी को आगे बढ़ाए, तो वो बिल्कुल गायब हो गए। लेकिन जाने से पहले उसने मुझे एक बहुत वार्म मुस्कान दी और मुझे लगा जैसे वो कह रही हो, शुक्रिया, अब मैं शांति से जा सकती हूं। उस रात के बाद हवेली में कोई अजीब आवाज नहीं आई। मैंने अपना काम पूरा किया और वापस दिल्ली आ गया। लेकिन जाने से पहले मैंने उस प्रेशियस किताब को गांव के पुस्तकालय में दान कर दिया, ताकि रूप कुमारी की इंस्पायरिंग कहानी और भी लोग पढ़ सकें। आज भी जब मैं उस मैजिकल रात के बारे में सोचता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि कभी-कभी भूत प्रेत सिर्फ डराने के लिए नहीं आते। कभी-कभी वो सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई उनकी अनफिनिश्ड कहानी सुने, उनके पेन को समझे, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाए। रूप कुमारी एक ऐसी ब्रेव वुमन थी जिसने अपनी ड्रीम्स और प्रिंसिपल्स के लिए अपनी जान दे दी।
आज के ज़माने में हम सोच भी नहीं सकते कि किताब पढ़ने के लिए किसी को अपनी जान गंवानी पड़े, लेकिन उस वक्त औरतों के सिचुएशन बहुत अलग